खबरें तफसील से। चीनी फौज की पैंगोंग से वापसी का अमल तेज हो गया है। ये अमल आइंदा 4-5 दिनों में मुकम्मल होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। बालाई इलाकों से चीनी फौज नशेबी इलाकों की तरफ उतर रही है। जराये के मुताबिक पैंगोंग के जुनूबी हिस्से से तकरीबन 200 चीनी टैंक पीछे हट गए हैं। फिंगर 4 और 8 के बीच चीन की तामीर करदा आरजी इमारतों को हटाया जा रहा है। जनूबी कश्मीर में जिला अनंतनाग के बाजालपुरा बिजबिहाड़ा में मिलिटेंटों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए एक बारूदी सुरंग का धमाका किया गया। अचानक हुए इस धमाके से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। लोग महफूज मकामात की जानिब भागने लगे। तफसीलात के मुताबिक ये हमला सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए अंजाम दिया गया था, ताहम मिलिटेंट इसमें नाकाम रहे। हमला किसी किस्म के जानी नुकसान नहीं हुआ है। जाए वारदात पर पार्क की गई चंद गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। नजदीकी मकानों के शीशे भी टूट गए हैं। हमले के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और मफरूर हमलावर मिलिटेंटों की बड़ी पैमाने पर तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने इस जिम्न में मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में पेश आए बस हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 38 हो गई है। राहत व बचाव का काम हुनूस जारी है। हलाकतों की तादाद में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने महलूकीन के लवाहिकीन को 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने 2 वज़राओं को मौके पर जाने की भी हिदायत दी है। ख्याल रहे कि मुसाफिरों से बस सतना जा रही थी, जहां पर सिद्धि के रामनिकुर थाना हदूद में यह हादसा पेश आया। नहर में सीधी से सतना जा रही एक बस नहर में गिर गई है। दुखद क्षण है। वहां पर सभी अधिकारी पहुंच गए हैं, कलेक्टर, एसपी समेत। बस लोकेट भी हो गई है। 4 लोग जो थे वो तैर के निकल आए हैं, लेकिन अभी वहां पर जो हिटैची वगैरह की मशीनें हैं वो सारी बुला ली गई हैं। थोड़ी देर में स्थिति साफ होगी। जो लोग थे उन्हें अस्पताल में भी भेज दिया है। पूरा प्रशासन वहां पर है। हमने तत्काल बांध से पानी बंद करवाया। राहत और बचाव दलों को रवाना किया। कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ की टीम वहां है। हाइड्रा, क्रेन, सारे संसाधन पहुंचे हैं। बस निकालने के प्रयास हो रहे हैं। एम्बुलेंस, डॉक्टर, बाकी सारी व्यवस्थाएं वहां की हुई है। और हमारी भरसक कोशिश ये है कि हम अपने भाई बहनों को बचा पाएं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मेरा भी पूरा दिमाग, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा उन्हीं यात्रियों में लगी हुई है। इसलिए आज कार्यक्रम करना उचित नहीं होगा। मैं भी तुरंत यहां से राहत और बचाव कार्य करने वाली टीम के संपर्क में 8 बजे से ही हूं। लगातार उन्हीं के संपर्क में रहना चाहता हूं। 7 साथी बचाए जा चुके हैं जो निकल गए थे पहले। कोशिश ये है कि अपने भाई बहनों को सुरक्षित बचा पाएं। और मेरी आप सबसे भी प्रार्थना है कि आप अपने अपने स्थान पर भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि सुरक्षित वो निकल आए। आज का कार्यक्रम हम स्थगित करते हैं। इसको फिर और किसी अवसर पर करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत है। सीधी हादसे में सर, सीधी में एक बड़ा हादसा हुआ है सर। सीधी में सर एक बड़ा हादसा हुआ है सर। चलो आ जाओ। हादसा बहुत बड़ा है। हम सब दुखी हैं। मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट निरस्त कर दी है और जांच के आदेश दिए हैं। मैं स्वयं मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा हूं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कहा गया है कि वहां तुरंत व्यवस्थाएं लगाएं
डिप्टी डीसी वहाँ निकल चुके हैं, एसपी कलेक्टर वहाँ मौजूद हैं और गाड़ी वाले का परमिट निरस्त कर दिया गया है और जो भी जांच दोषी पाया जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सर, ये भी जानकारी है कि जो तय रूट था उससे गलत गाड़ी है वो चल रही थी। 7 किलोमीटर का मुझे पता लगा है प्रारंभ में कि गाड़ी रोड पर थी, लेकिन 7 किलोमीटर जाम बताया जा रहा है कि वहाँ जाम लगता था, उसे 7 किलोमीटर का रोड चेंज किया था। और ओवरलोडिंग की बात जहाँ तक की जा रही है, ओवरलोडिंग चूंकि सुबह 5 बजे बस रवाना हुई है, 5 बजे ओवरलोडिंग नहीं होती है, लेकिन उस दिन क्रिकेट का कहीं मैच था और रेलवे की परीक्षा थी, जिस कारण से बच्चे ओवरलोड हुए हैं। लेकिन सारी जानकारी आपको मैं कुछ समय बाद पता करने के बाद ही दे सकता हूं, लेकिन हम सब सरकार पूरी तरीके से बच्चों के साथ है। ये है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत, जिनका कहना है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो बस थी उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी रद्द कर दिया गया है। हालांकि जो लापरवाही है उसकी जांच की जाएगी और अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि ने पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसने अदालत में अर्जी दाखिल की है। जराये के मुताबिक दिशा रवि ने अदालत से रिमांड और ट्रांजिट रिमांड की कॉपी मांगी है। उसने अपने वकील और अपनी वालदा से बातचीत करने की भी अदालत से दरख्वास्त की है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत की मिथुन चक्रवर्ती से हुई मुलाकात पर क्यासराइयों का बाजार गर्म है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात से कबल हुई इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। मुंबई में वाकई मिथुन चक्रवर्ती की रिहाइशगाह पर मोहन भागवत पहुंचे। मिथुन चक्रवर्ती ने बाद में कहा कि ये मुलाकात सियासी नहीं है, मोहन भागवत से हमारे ताल्लुकात पुराने हैं। हमारे साथ मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन दा आज आपकी मुलाकात हुई मोहन जी से, किस तरीके की बातचीत रही? चूंकि यहाँ पर काफी समय तक मोहन भागवत जी आपके पास रुके। देखिए, पहली बात तो एक बता दूं कि मोहन जी के साथ मेरे एक स्पिरिचुअल रिलेशन है और ये बहुत दिनों से है। तो उन्होंने कहा था एक बार जब मुंबई में होऊंगा मैं आपके घर आऊंगा। मेरे फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, मुझे करते हैं। तो अभी वो मुंबई में अपने कुछ काम के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा ये डेट ठीक है, हमारा आइए, तो आ गए हम। जिस तरीके से इस समय में चूंकि पश्चिम बंगाल का मामला है, पश्चिम बंगाल का इलेक्शन है, इसलिए आप उसको जोड़ रहे हैं। अगर नहीं होता तो आप नहीं जोड़ते ना। अभी राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं, नथिंग। आप लगातार कह रहे हैं कि उनसे काफी ज्यादा बातचीत होती रही है, वो आप उनको मानते हैं, एक दूसरे से संबंध रहे हैं। एक ये चीज बताइए दादा कि जिस तरीके से पिछले दिनों जब चूंकि आप पॉलिटिकल पार्टी में थे, फिर आपने फिर से वहां से रिजाइन दे दिया, अब दोबारा क्या मन है किसी तरीके का कोई ऑफर होगा? तो देखिए, अभी पहली बार तो जिंदगी में तो लड़ाई हूं गरीबों के लिए, गरीबों का भला हो चाहे कोई भी करे, मैं उनका साथ दूंगा एनी टाइम। बट बाकी दिस टाइम नो पॉलिटिक्स। पश्चिम बंगाल में चूंकि आपने पश्चिम बंगाल में चूंकि चुनाव है, आपको नहीं, लेकिन आप कैसे किस पार्टी को देखना चाहते हैं? क्योंकि और मैं अभी राजनीति से दूर हूँ। आई एम एन एक्टर, आई वांट टू लिव। हमारे साथ है मिथुन। बिल्कुल, जिस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती के हैं, फिलहाल पश्चिम बंगाल के इलेक्शन से इसे जोड़ के नहीं देखा जा सकता। काफी समय से एक मुलाकात पेंडिंग थी, उस मुलाकात के सिलसिले में वो यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचे थे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है और ये अपना कमाल बचपन से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ खास जीनियस से रूबरू करवाएंगे। पिछले हफ्ते आप मिले थे 3 नंबरों के जादूगरों से। उनका हौसला बढ़ाया सोहा अली खान ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। नमस्कार। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन।
मनुष्य का बचपन उसके व्यक्तित्व की नींव है। ऐसे ही कुछ चाइल्ड प्रोडिजी से हम आपको आज मिलवाएंगे बायजूस यंग जीनियस के मैथमेटिक्स स्पेशल में। छोटे आर्यभट्ट के नाम से पहचाने जाने वाले चिराग को 100 करोड़ तक के पहाड़े जुबानी याद हैं। मेरा नाम चिराग राठी है। मैं आगे जाकर कुछ ऐसे फॉर्मूलाज बनाना चाहता हूँ जिससे कि जैसे मैथ मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे ही आने वाले लोगों को और बहुत से बच्चों को मैथ बहुत ज्यादा अच्छा लगे। Please welcome the actor, author, mother, the wonderful Sohali Khan. Hello. आदाब आदाब। Welcome. आदाब, नमस्ते। नमस्ते। I am good. Good to see you. कैसे हो? That's चिराग राठी। अब चिराग जो हैं ये enjoys maths। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मेरे जैसे थे जिनको मैथ से डर लगता था। I have to tell you, मैं एक A grade student हूँ, सब जानते हैं। बहुत पढ़ाकू थी मैं स्कूल में, but maths was my weakest subject. तो आपके सामने 5 नंबर्स हैं, टॉप से शुरू करते हैं। 1,05,625, 325, दूसरा 7,67,376, 876, 9 करोड़ 63,73,489, 1 2 9,817, 3 ये होता कैसे है? 9,817 करेक्ट। और अब इस स्टेज पर आने वाले हैं ऐसे 2 यंग जीनियसेस, 2 ऐसे बच्चे जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे बाप रे बाप। I'm Jayaditya Shetty. I'm 11 years old. I'm from Mumbai. I'm Avantika Kambli. I'm 10 years old and I'm a young mathematician from Mumbai. My aim is to bring as much glory to India as much as she did. Hi. 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 Hi, how are you? I'm fine. How are you? I'm a little worried about your act now. I'm really nervous. I'm feeling nervous. I don't know why I'm feeling nervous. Yeah, I just feel like I'm in the presence of like geniuses. एक बात बताओ आप, मैथ्स के अलावा आप क्या क्या करते हो? मैथ्स के अलावा मैं वायलिन प्ले करती हूँ, मैं क्यूब करती हूँ। रूबिक्स क्यूब। हाँ। आपको क्या करना है? ये रूबिक्स क्यूब पकड़िए या हुला हुप या दोनों? दोनों। What is going on? How is she even doing this? That's amazing, man. That's really amazing. I'm just wowed. हाँ? किसको देना है? चॉइस है तो रूबिक्स क्यूब या हुला हुप। अटेम्प्ट करना चाहेंगी? And oh. Well done, absolutely fantastic. Thank you. तो ये तो हमने देखी अवंतिका की एबिलिटीज। जय आदित्य बिग नंबर डिविजन्स में वर्ल्ड नंबर 2 हैं, तो इसलिए आपके जीनियस को हम यहाँ टेस्ट करने वाले हैं, एबिलिटी को। 30 सेकंड का समय है सॉल्व करने के लिए। आफ्टर यू सी द नंबर्स योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। I also want to see. फैंटास्टिक। चलिए आपके आंसर्स चेक करते हैं। जय आप बैठिए। 96,831, 96,831। वेल डन जीनियस, बहुत बढ़िया। That is just amazing. It's beyond like that's what I'm saying कि आप, मुझे लगता है जो लोग मैथ्स ऐसे कर सकते हैं, मेंटल मैथ्स, डिविजन, it's a special skill. We're all incredibly proud of you. बाद आपका खैर मकदम है। आगे बढ़ेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 890वें उर्स के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से चादर पेश की गई। वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने दरगाह पर चादर पेश की। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम का पैगाम पढ़कर सुनाया। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहले वतन के सुख, सेहत और खुशहाली की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुताबिक गरीब नवाज की तालीमात इंसानियत को हमेशा तरगीब देती रहेंगी। थोड़ा सा नीचे कर लो ना माइक यार, सबने नीचे करो माइक, सबने नीचे करो माइक।
कि खिराज अकीदत के साथ ये चादर ख्वाजा साहब के आस्थाने में आई है। प्रधानमंत्री जी ने चादर के साथ आज एक संदेश भी दिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स में के उपलक्ष्य में दुनिया भर में उनके अनुयायियों को बधाई और शुभकामनाएं। ये वार्षिक उत्सव कौमी एकता, भाईचारे की खूबसूरत मिसाल है। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, उनसे जुड़ी मान्यताओं और आस्थाओं का सद्भाव, सह-अस्तित्व, विविधता से भरे हमारे देश की अद्भुत धरोहर है। इस धरोहर को सहेजने और मजबूत बनाने में देश के विभिन्न साधु संतों, पीर फकीरों का बहुमूल्य योगदान रहा है। शांति और समरसता के उनके शाश्वत संदेश ने हमारी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को सदैव समृद्ध किया है। अपने सूफी विचारों से समाज में अमिट छाप छोड़ने वाले गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमारी महान आध्यात्मिक परंपराओं के आदर्श प्रतीक हैं। प्रेम, एकता, सेवा, सौहार्द की भावना को बढ़ावा देते गरीब नवाज के मूल्य विचार मानवता को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के वार्षिक उर्स पर दरगाह अजमेर शरीफ पर चादर भेजते हुए मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देशवासियों के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं। अनेकता में एकता और एक भारत श्रेष्ठ भारत से भरपूर मेरा देश दुनिया में एक मजबूत अपनी जगह बना रहा है और ख्वाजा साहब के सूफी संतों के आशीर्वाद से, दुआओं से देश का हर नागरिक, हर हिस्सा खुशहाल हो, ये हम सब चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। इस कोविड को देखते हुए किस तरह का कुछ संदेश दिया प्रधानमंत्री मोदी ने? न केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत चुनौती भरा था। आपको मालूम होगा कि पिछली बार हज भी नहीं हो पाया और भी कई जो बड़े महत्वपूर्ण, तो अजमेर शरीफ में भी पिछली बार जो है वो अंजुमनों ने तय किया, हमारी जो कमेटी है दरगाह कमेटी, उसने तय किया कि कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए हम पिछली बार जो है वो जो उर्स का सार्वजनिक प्रोग्राम होता है वो नहीं किया गया। जहां तक सवाल है, अब कोरोना अपने आखिरी पायदान पे है, सांसें आखिरी ले रहा है, लेकिन हमें जो है वो संयम भी बरतना होगा, सावधानी भी बरतनी होगी और ये दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती थी और सैकड़ों साल के बाद इस तरह की चुनौती देश ने देखी। जिला बीदर के बिस्वा कल्याण असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में बिस्वा कल्याण के मरहूम रुकने असेंबली बी नारायण की अहलिया मलमान नारायण को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल बिस्वा कल्याण के रुकने असेंबली बी नारायण का अचानक इंतकाल हो गया था, जिसके सबब बिस्वा कल्याण में ज़िमनी इंतखाबात जरूरी हो गए हैं। बिस्वा कल्याण की आवाम में आज भी बी नारायण राव की आवामी मकबूलियत बरकरार है। इसीलिए बिस्वा कल्याण की आवाम कांग्रेस पार्टी की आला कमान से मरहूम बी नारायण की अहलिया को पार्टी उम्मीदवार बनाने का मुतालबा कर रही है। बिस्वा कल्याण से बी नारायण की अहलिया के अलावा साबिक चीफ मिनिस्टर धर्म सिंह के फर्जंद विजय सिंह भी पार्टी टिकट के ताकतवर दावेदार हैं। मेरे माताजी का नाम प्रपोजल दिया है और हाईकमांड, हमारे कर्नाटक हाईकमांड और दिल्ली हाईकमांड बहुत ही सहमत है कि एक हमारे पिताजी एक नॉर्मल एक गरीब एमएलए थे। एक गरीब एमएलए के परिवार को कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेगा कि भरोसा है हमारे ऊपर। और आगे आने वाले दिनों में जो भी सपने थे हमारे पिताजी के, बहुत सारे एक 40 साल संघर्ष जीवी होकर अण्णा बसवेश्वर नाड़ पर उन्होंने संघर्ष कर ये जीत हासिल करी थी और बहुत सारे 18,000 तकरीबन 18,000 वोट से बसवा कल्याण के अवाम हमारे परिवार के ऊपर आशीर्वाद करके हमारे पिताजी को जो असेंबली को भेजे। कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड से डी.के. शिवकुमार सर से, सिद्धरामैया साहब से, ईश्वर खंडे साहब से, राजशेखर पाटिल साहब से, रहीम खान साहब से और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, मैं पूरी हाईकमांड से, राहुल गांधी जी से, सोनिया मैडम से, सबसे गुजारिश करता हूं कि आने वाले दिनों में
जो बसो कल्याण के अंदर जो बाई इलेक्शन होने वाला है, वो बाई इलेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी का जो टिकट हो वो माला बी नारायण राव मैडम को होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि रात और दिन मैडम बी नारायण राव साहब ने पब्लिक के बीच में रहकर काम किया और लोगों के, गरीब लोगों के जो है साथ में हमेशा वक्त गुजारा, उनके मसाइल को हल किया और हर कम्युनिटी का डेवलपमेंट देखा। तो इसकी बुनियाद के ऊपर ये तमाम जो 2.5 साल का जो जितना भी जो काम हुआ है, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को जाता है और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट उनकी फैमिली को जाता है। मुस्लिम समाज में समाजी तालीम और मुआशी पसमानदगी को दूर करने के लिए नई नस्ल को तालीम के शोबे से जोड़ने के साथ साथ समाज को अपने हक के ताई बेदार करने की जरूरत है। इन ख्यालात और हिकमत अमली के साथ इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म तंजीम ने यूपी के मुख्तलिफ अजला में एक स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की है। मेरठ में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के कयाम के मकसद से तंजीम ने मुस्लिम समाज के दानिश्वर शख्सियात के अलावा नौजवान रजाकारों की टीम तश्कील देने की तरफ कदम बढ़ाया है। मेरठ में मुनक्किदा प्रोग्राम में इस ऑर्गेनाइजेशन के मकसद को बयान करते हुए तंजीम के जिम्मेदारान ने मुख्तलिफ अजला में कायम किए जा रहे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जरिए कौम और मिल्लत को फराहम की जाने वाली सहूलियात की जानकारी दी। देखिए, हाँ, एम्पायर नेशनल क्या ग्लोबल एक तंजीम है, वर्ल्ड वाइड जो इंडियन ओरिजिन के मुस्लिम्स हैं वो जुड़े हैं और पूरे देश भर में अलग अलग स्टेट में स्टेट काउंसिल्स हैं। लेकिन एक प्रोजेक्ट एरिया जो हम लोगों ने वर्कआउट किया है वो उत्तर प्रदेश की 22 ज़िले, हरियाणा के 2 ज़िले, उत्तराखंड के 2 ज़िले, दिल्ली के 4 ज़िले और राजस्थान का 1। ये एक प्रोजेक्ट एरिया अराउंड दिल्ली हम लोगों ने वर्कआउट किया है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सेटअप करना है और डिस्ट्रिक्ट पे एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सेंटर इस्टेब्लिश करना है, टाउन लेवल पे यूथ को जोड़ना है। और इसमें फंड्स की बात जहाँ तक है, अभी तो वॉलंटी बेसिस पे ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मदद करना चाहते हैं और इस मूवमेंट से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आप एक कम्युनिटी में बदलाव की तरफ कदम बढ़वा सकें, एक रिफॉर्म्स एंड प्रोग्रेस के एजेंडे पे काम कर सकें। आज आज़ादी के इतने साल बाद एम्पायर ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस तरफ कदम उठाया है कि देश के चुनिंदा पढ़े लिखे लोगों को लेकर, एक थिंक टैंक को लेकर एक प्लानिंग बनाई जाए और मुसलमानों को आगे गाइड किया जाए कि आप इस देश का इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं और आपके भी इस देश में बहुत सारे हक हैं जिनको कोई भी सरकार आपसे छीनना नहीं चाहती। आप ही नहीं लेने के लायक हैं, तो आप लेने के लायक बनिए। चेन्नई में इंग्लैंड की एक नहीं चली। दूसरी बारी में 482 रन के हदफ का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 164 रनों पर ढेर हो गई। इंग्लैंड का कोई बल्लेबाज टीम इंडिया के स्पिनर्स के सामने पुरएतमाद नजर नहीं आया। मोइन अली ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। अपना पहला टेस्ट खेल रहे अक्षर पटेल ने 5 विकेट झटके, अश्विन ने 3, जबकि कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताजा अपडेट के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।